डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये जो जेई डिप्लोमा का राजस्थान जेई डिप्लोमा का हमने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इसका लेक्चर नंबर 4 है ये, जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स में इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक कवर करेंगे। ये कोर्स डेडिकेटेड डिप्लोमा के लिए है क्योंकि मैं उसका होल सिलेबस कवर कर रही हूँ, लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी रेफर कर सकते हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके लिए, जैसे कि ये टॉपिक दोनों के सिलेबस में है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेस। ये सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में। ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन एक तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें है नहीं कंसेप्ट की बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन बना दे। दूसरा, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इजी कैलकुलेशन के होंगे, और बहुत ज्यादा रटना नहीं है आपको, बहुत कोई लेंदी फॉर्मूले इसमें नहीं है। बस आपको सिंपल कंसेप्ट समझ आ जाए इफेक्टिव स्ट्रेस का, फिर इजीली आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्या होता है कि स्ट्रेस तो आपको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स लग रहा है कुछ, उसको अगर हम उस ऑब्जेक्ट के एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब एक तो होता है टोटल स्ट्रेस, एक होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। जैसे कि ये कोई सैंपल है सॉइल का, और ये ग्राउंड सरफेस है, ये जेड डेप्थ पे लोकेटेड है, और इस सॉइल का स्पेसिफिक वेट है गामा। इसका स्पेसिफिक वेट गामा है, तो इस इतना एरिया जो है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया है, ये ए है, तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है ये आप निकाल सकते हो। ऊपर जो सोइल है इसके वेट के कारण लग रहा है, कितना होगा वो फोर्स, इसके वेट के इक्वल होगा। वेट कैसे निकालोगे, गामा को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस वाली सोइल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गामा तो स्पेसिफिक वेट हो गया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू जेड। हाइट जेड है और एरिया ए है। अब निकालना है स्ट्रेस, तो ए से डिवाइड कर देंगे तो गामा जेड आ गया। तो गामा स्पेसिफिक वेट की जेड डेप्थ की कोई सोइल है, उस पर यहाँ पर कोई सरफेस लोकेटेड है, उस पर आप स्ट्रेस निकाल सकते हो, और ये होता है टोटल स्ट्रेस जो कि सोइल पर एक्ट कर रहा है। अब होता है क्या है कि सोइल में पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मैं कोई सोइल का सैंपल कंसीडर करूं, ये है, इसमें क्या होगा, सॉलिड्स भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉलिड्स हैं, और इसके बीच में जो वॉइड्स है वहां पर अगर सैचुरेटेड सोइल है तो वाटर भी होगा, तो ये यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स है। अब मैं ऊपर से अगर कुछ फोर्स लगा रही हूँ, तो कुछ तो फोर्स का पोर्शन ये सॉलिड के पार्टिकल्स लेंगे, कुछ वाटर पे भी लगेगा। क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल ये जो सैंपल था इसमें मैंने पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया। ये यहाँ पर ब्लू वाले में दिखा रही हूँ, ये वाटर के पार्टिकल्स है, और रेड से हम बना देते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। तो फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो दोनों के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दोनों पे जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सोइल के सॉलिड पार्टिकल्स है उन वो कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो मेजर रोल होते हैं इस इफेक्टिव स्ट्रेस के। एक तो ये शियर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। शियर स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है, इसका मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। शियर में क्या होता है, स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग में फेल होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉइल। एक सिंपल सा हम एग्जांपल लें कि दो तीन बड़े बड़े ऐसे पत्थर से हमने रखे हुए पेबल्स, और इसमें यहाँ से आपको स्लाइड कराना है, यहाँ से शियर फेलियर कराना है आपको। तो ये डिपेंड करेगा कि ऊपर से स्ट्रेस कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर से बहुत ज्यादा फोर्स से इनको दबा रखा है तो स्लाइड करना डिफिकल्ट होगा। वहीं पे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इजीली आप स्लाइड कर लोगे। तो आपको समझ आ रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस है वो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका आपको समझ आ रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, वो ही है सॉलिड के पार्टिकल्स पे कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो शियर स्ट्रेंथ में इसका रोल हो गया। दूसरा होता है कंसोलिडेशन वगैरह, बाकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। क्या होता है कि सोइल पे आपने कोई लोड लगाया है, कोई सोइल की सरफेस है उस पर बिल्डिंग बना दी, अब वो लोडिंग कंटिन्यूअसली वो लोडिंग वहां पे प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स है वो कंप्रेस होंगे, धीरे धीरे उनमें वॉइड्स कम होंगे। अब ये जो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं प्रॉपर्टीज में, ये इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण हो रहे हैं, क्योंकि सोइल के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कितना क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, वो डिपेंड करेगा अल्टीमेटली कि कितना स्ट्रेस उन पे एक्ट कर रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब इफेक्टिव स्ट्रेस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया उसको और फील्ड में मेजर कर लो। आपको इसको कंसेप्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं, बट कोई मेजर नहीं कर सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसका। अब मेजर कैसे करें, मेजर हम ऐसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर टेबल है। अब जो सोइल के पार्टिकल्स स्ट्रेस का पोर्शन ले रहे हैं वो तो है इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस दो पार्ट में बटेगा, एक तो जो सॉलिड्स ले रहे हैं वो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो वाटर के पार्टिकल्स ले रहे हैं वो पोर वाटर प्रेशर है।
तो मैं कह सकती हूँ कि टोटल स्ट्रेस इक्वल होगा इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर का मेरे पास फॉर्मूला है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा था कि अगर ये यहाँ पर वाटर लेवल है तो एच डेप्थ पे जो स्ट्रेस होगा, जो पोर वाटर प्रेशर होगा, सोइल के वाटर के पार्टिकल्स पे जो प्रेशर होगा, दैट विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच। तो अब गामा डब्ल्यू एच आपने निकाल लिया, टोटल स्ट्रेस आपने हमने बताया कि यहाँ से आपने ये टोटल स्ट्रेस निकालना सीखा, गामा जेड, गामा यहाँ पर सोइल का स्पेसिफिक वेट है, और गामा डब्ल्यू एच ये हो गया आपका पोर वाटर प्रेशर। इससे आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हो। सिंपल सी चीज है। अब दो टाइप की आपको डिफरेंट प्रॉब्लम मिल सकती है। एक तो क्या होगा कि आपको ये दिया हो कि वाटर टेबल जैसे यहाँ है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो आपकी सोइल है इसके ऊपर इस तरीके से कोई पॉन्ड बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वही वाटर बॉडी प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर हो गया अब आपका फ्री वाटर सरफेस। तो जब पोर वाटर प्रेशर निकाल रहे हो दो चीजें ध्यान में रखनी है, या तो आपको वाटर टेबल दिया होगा जैसे पहले वाला हमने एग्जांपल देखा, तो उसमें वाटर टेबल से नीचे कितनी डेप्थ पे हो वहां पर उस डेप्थ को आपको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अगर वैसा नहीं है, आपकी सोइल के ऊपर कोई वाटर बॉडी बनी हुई है, तो आप फ्री वाटर सरफेस से कंसिडर करोगे एच जो करोगे। अब अगर यहाँ पर आपको निकालना है पोर वाटर प्रेशर, ये हाइट अगर एच है तो ये इक्वल आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। दो चीजें हो गई। अब आप इजीली इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनकी हेल्प से हम सीखेंगे कि कैसे हम ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, मेजर नहीं कर सकते फील्ड में, लेबोरेटरी में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसके लिए। फिजिकल क्वांटिटी है, समझने के पर्पज से है, जो कि हमारे कंसेप्चुअली काफी हेल्पफुल रहती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है, कंप्रेशन, शियर स्ट्रेंथ, ये सब इस पे डिपेंडेंट होंगे। अब इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कैसे चेंजेस होंगे वाटर टेबल में अगर चेंज हो रहा है तो। अब ये कैसे होगा ये हम क्वेश्चंस के थ्रू खुद निकाल लेंगे एक बार, तो फिर आपको याद रखने में भी इजी रहेगा और समझ भी आ जाएगा आपको। बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एक बार फिर से इसको समझ लेना चाहिए बाद में। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि ये है एक प्रॉब्लम हमने ली है जिसमें ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है, ये वेट सॉइल है, वेट सॉइल है, और नीचे वाली सैचुरेटेड सॉइल है, यानी ये बीच में जो है ये वाटर टेबल है। तो ये सॉइल तो सैचुरेटेड है और ऊपर वाली है वो सैचुरेटेड नहीं है, तो ऊपर वाली का गामा अलग होगा, नीचे वाली का अलग होगा। अब जैसे कि आपको निकालना है, ये इस सरफेस पे रेड कलर ले लेते हैं, ये रहेगा दिखने में, ये एक्स एक्स डेस है, ये एक्स एक्स डेस है, यहां पर आपको स्ट्रेस निकालना है। तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ का गामा गामा H1। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेस लग रहा है वो नीचे तो जा रहा होगा ना, तो अगर मुझे इस पे निकालना है तो उसके ऊपर की सारी लेयर्स का मुझे टोटल करते रहना होगा। तो इसका यहाँ पर जो स्ट्रेस आ रहा है इस वाली लेयर के कारण वो होगा गामा H1। नीचे क्या होगा, गामा H1 तो एज इट इज ट्रांसफर हो ही रहा है, क्योंकि कहाँ जाएगा स्ट्रेस, नीचे से नीचे ट्रांसफर होता रहेगा। गामा H1 तो ये होगा ही, इसी के साथ में यहाँ पर क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू H2 भी आएगा। तो ये आ गया आपका टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस ये आ गया। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, ये यहाँ पर है, ये वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल है और ये H2 है, तो इस वाले लेवल पे पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू H2। तो टोटल स्ट्रेस की जो इक्वेशन थी जो बनी थी उसमें से आप माइनस कर दोगे गामा डब्ल्यू H2 का। यहाँ पर अब हम एक ऐसा केस लेंगे जिसमें कि ऊपर कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट है, ये एक सोइल 1 है, ये सोइल 2 है, अलग अलग टाइप की सोइल है, तो इनका गामा अलग अलग होगा। हाइट, ये वाली हाइट H2 है, ये वाली हाइट H1 है, और ऊपर वाली हाइट है वो H है। अब हम अलग अलग लेयर पे, अलग अलग लेवल पे हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस। सबसे पहले इस वाले ए डेस की बात करें तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस क्या होगा, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर का उस पर वेट आएगा, उसके कारण स्ट्रेस आएगा। वाटर का स्पेसिफिक वेट गामा डब्ल्यू होता है और एच है वो हाइट है, ये हो गया। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, एच डेप्थ ऑफ वाटर है, क्योंकि मैंने बताया था आप फ्री वाटर सरफेस से लोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस एच है और गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा माइनस यू, 0 हो गया। अब दूसरा हम निकालेंगे इस वाले लेवल पे,
इस वाले लेवल पे क्या होगा, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, गामा डब्ल्यू एच प्लस ये वाली सॉइल 1, तो गामा 1 लिख देती हूँ मैं इसको, या गामा सैचुरेटेड 1 लिख सकते हो, गामा सैचुरेटेड 1 इंटू H1। ये तो हो गया टोटल स्ट्रेस, इस सॉइल के कारण भी आ रहा है, वाटर के कारण भी आ रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर निकालना है तो पोर वाटर प्रेशर माइनस करेंगे। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर ये फ्री वाटर सरफेस है और इस लेवल पे हम पोर वाटर प्रेशर निकाल रहे हैं, दोनों के बीच की हाइट है H प्लस H1। तो आपका पोर वाटर प्रेशर की इक्वेशन हो जाएगी गामा डब्ल्यू एच प्लस गामा डब्ल्यू H1, और आप इफेक्टिव स्ट्रेस की इक्वेशन लिखोगे तो सिग्मा माइनस यू करोगे, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और आपका ये आ जाएगा गामा सैचुरेटेड H1 माइनस गामा डब्ल्यू H1। ये इफेक्टिव स्ट्रेस की आपकी इक्वेशन आ जाएगी बीबी डैश वाले लेवल पे। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू को हम गामा समझ लिख देते हैं, तो आप इसको गामा 1 डैश H1 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से सेक्शन सीसी पे अगर हम निकालें, फिर से डायग्राम पे चलते हैं, ये वाला ये डायग्राम है, अगर सेक्शन सीसी पे निकालें तो क्या करेंगे, ये वाला है सेक्शन सीसी, तो टोटल स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू एच प्लस गामा सैचुरेटेड 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2। पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H गामा डब्ल्यू, और इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे तो गामा डब्ल्यू H वाली टर्म तो अगेन कैंसिल हो जाएगी, गामा सैचुरेटेड 1 H1 माइनस गामा डब्ल्यू H1, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं गामा डैश H1 से, क्योंकि सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू गामा सबमर्ज्ड होता है। इसी तरीके से दूसरी भी इक्वेशन आ जाएगी, गामा 1 डैश कर देते हैं, गामा 2 डैश H2। इस तरीके से आप इसके लिए निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोट करी कि ए पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इंडिपेंडेंट है H पे, क्योंकि वो 0 ही आ रहा था, हमने देखा। बीबी पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है क्या वो H पर डिपेंडेंट है, बी या फिर सीसी पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है क्या वो H पर डिपेंडेंट है। किसी भी इक्वेशन में H की टर्म नहीं आ रही थी, अभी हमने गामा सीसी के लिए लिखी हुई है ये वाली, इसमें कहीं भी H नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार कि अगर कोई लेक है उसमें वाटर लेवल बढ़ाएं या घटाएं, उसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है उसके इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या चेंजेस होंगे। तो हमने देख लिया कि कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आगे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सेम पिछला ही क्वेश्चन है, बट हमने क्या किया, पूरा वाटर बॉडी था उसको ड्राई कर दिया और वाटर टेबल अब यहाँ पे है, जो लेक या पॉन्ड उसके ऊपर बना हुआ था उसके बॉटम पे वाटर टेबल है और पूरा ड्राई हो गया है वो। तो अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा भी 0 होगा, यू भी 0 होगा, क्योंकि इसके ऊपर उसको प्रेजेंट ही नहीं है, तो किसका कारण लोड आएगा, किसके कारण स्ट्रेस आएगा। यहाँ पर देखें तो गामा सैचुरेटेड H1 माइनस पोर वाटर प्रेशर के लिए अब H1 लेंगे, गामा डब्ल्यू H1, तो ये आ जाएगा गामा 1 डैश H1। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो बस, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेम वही इक्वेशन मिल रही है जो हमें पहले मिल रही थी। तो पॉन्ड में वाटर प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, इसका सोइल के नीचे की लेयर्स के इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैं आपको कंसेप्चुअल पॉइंट बताती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि समुद्र के नीचे जो वाटर के सोइल की प्रेजेंट है वो तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड होगी, क्योंकि उसमें तो ऊपर से वाटर की बहुत ज्यादा डेप्थ प्रेजेंट है, तो वाटर की बहुत ज्यादा डेप्थ के कारण उसमें तो जो पार्टिकल्स हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये एनलार्ज्ड व्यू है सोइल के पार्टिकल्स का, सॉलिड्स का, तो इस पे ये लोड के कारण ये तो बहुत अच्छे से कंप्रेस हो रहे होंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिखने में लगता है आपको ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने अभी देखा कि जो एच डेप्थ की हमारी वाटर बॉडी थी उस पर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट था इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या होता है, समुद्र में जो नीचे की लेयर्स होती हैं सोइल की, मैरीन डिपॉजिट्स जो होते हैं, उनकी शियर स्ट्रेंथ काफी कम होती है, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस है वो काफी कम होता है। अब आपको समझ आया होगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही वाटर की जगह वहां पर कोई दूसरे सॉलिड प्रेजेंट होते तो उसके नीचे की जो डिपॉजिट्स हैं उनमें इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है उसकी।
बट वो ना हो कि वाटर प्रेजेंट है, वाटर के कारण पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया और इफेक्टिवली कोई भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता इफेक्टिव स्ट्रेस में। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि वाटर टेबल है वो सॉइल के अंदर है, कि सॉइल में कुछ पोर्शन सैचुरेटेड है, कुछ अनसैचुरेटेड है। ये हमने लिया सॉइल का, ये हमने डायग्राम लिया, ये वाटर टेबल है। यहाँ पर ऊपर की सॉइल है वो सैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड है और ये भी सैचुरेटेड है। तो यहाँ पर अगर अब हम इक्वेशन लिखें, सबसे पहले तो टॉप पे लिखेंगे, तो टॉप पे तो सब कुछ ही जीरो होगा क्योंकि ऊपर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो ना पोर वाटर प्रेशर होगा ना टोटल स्ट्रेस होगा, दोनों नहीं होंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी नहीं होगा। नीचे वाली जो लेयर है ये वाली डी, इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी, गामा 1 H1 डैश, क्योंकि ये H1 डैश है। पोर वाटर प्रेशर क्या यहाँ पे होगा, सोइल सैचुरेटेड नहीं है, वाटर टेबल इससे नीचे है तो पोर वाटर प्रेशर 0 होगा, तो ये गामा 1 H1 आ गया, H1 डैश आ गया क्योंकि H1 डैश ये वाला है। इसके बाद इस वाले लेवल पे निकालेंगे तो क्या होगा, अब दो टर्म्स आएंगी, एक तो ऊपर वाले का गामा 1 H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड, क्योंकि अब नीचे वाली सॉइल है, एक्चुअली में इतनी थिकनेस की सॉइल तो सेम है बट ऊपर वाली वेट है, सैचुरेटेड नहीं है, तो उसका गामा अलग होगा, नीचे वाले का अलग होगा। तो गामा सैचुरेटेड 1 इंटू H1 डबल डैश, ये वाली हाइट थिकनेस है ना, ये वाली H1 डबल डैश दिखाई हुई है यहाँ पर, तो ये H1 डबल डैश हो गया, माइनस पोर वाटर प्रेशर के लिए आप क्या करोगे, ये वाटर टेबल है और ये जो लेवल जिस पे हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं इनके बीच की हाइट है H1 डबल डैश, तो माइनस गामा डब्ल्यू H1 डबल डैश यहाँ पे करोगे आप। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी गामा 1 H1 डैश, इसको आप गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो गामा सबमर्ज्ड भी लिख सकते हो, और ये H1 डबल डैश आ गया। इसी तरीके से अब आप नीचे के लिए भी निकाल सकते हो, बीबी के लिए अगर हम लिखें, इस वाले थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं, बीबी कौन सा, ये वाला, इसके लिए तो हमने लिख लिया। अब अगर हम नीचे सीसी वाले के लिए लिखें तो यहाँ पे ये वाली टर्म ओवर ऐड हो जाएगी, तो ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली एक ओवर ऐड हो गई। यू में भी क्या होगा, एक टर्म ओवर ऐड हो जाएगी क्योंकि अब यहाँ से हम ले रहे हैं और ये वाटर टेबल है, तो इनके बीच का ये लेंगे तो ये है H1, ये है H1 डबल डैश और ये है H2, तो गामा डब्ल्यू H1 डबल डैश प्लस H2, इस तरीके से आएगा पोर वाटर प्रेशर की इक्वेशन, ये आ गई। और इसको आप सिग्मा में से घटाओगे तो सिग्मा डैश मिल जाएगा। अब सरचार्ज, जैसे मैंने बताया कि ऊपर कोई बिल्डिंग है या एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है किसी के कारण, मतलब सोइल के वेट के कारण ही नहीं, कुछ और भी उसमें लोड लगा हुआ है, तो उसमें कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होगा। अब ये सरचार्ज यहाँ पर क्यू है, क्यू कैसे निकाला है हमने, टोटल जो भी लोडिंग थी उसको टोटल एरिया से डिवाइड करके हमने स्ट्रेस की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर इस लेयर की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर सोइल तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे टोटल स्ट्रेस 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल कुछ लोडिंग है, तो वो उस लोडिंग के कारण स्ट्रेस क्यू है, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस भी ए वाले लेवल पे क्यू ही होगा। क्या इसके ऊपर वाटर टेबल इसके ऊपर प्रेजेंट है, इस लेवल के नहीं है, तो यू 0 हो गया, सिग्मा डेस क्यू हो गया। तो अगर एक्सटर्नल लोडिंग के कारण सरचार्ज आ रहा है तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, सोइल की शीयर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, और उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, वो भी अच्छा होता है, प्रॉपर्टीज एनहांस होती हैं सोइल की। अब यहाँ पर दूसरा सेक्शन हमने ये वाला अगर हम ले तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू तो ऊपर आ रहा है वो तो नीचे ट्रांसफर होगा ही होगा, क्यू प्लस गामा 1 H1, इसी के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर की इक्वेशन लिखेंगे। पोर वाटर प्रेशर की इक्वेशन यू की अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर टेबल प्रेजेंट है वो यहाँ पर है, तो इस वाली सोइल में तो इस वाले लेवल पे ही हम निकाल रहे हैं और यही वाटर टेबल प्रेजेंट है, तो एच वाटर वाला 0 हो गया, गामा डब्ल्यू एच करते हैं वो, तो यू 0 हो गया और ये सिग्मा डेस आ गया। अब अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर की टर्म आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, अगर हम इक्वेशन लिखें तो Q प्लस गामा 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2, ये वाला H2 माइनस, अब गामा डब्ल्यू को कौन से वाले H से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाटर टेबल है, इस लेवल पे हम निकाल रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस माइनस गामा डब्ल्यू H2,
इसको फिर आप गामा सैचुरेटेड टू माइनस गामा डब्ल्यू को गामा 2 डेज भी लिख सकते हो और ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान पे रखना है कि जो कैपिलरी जोन होती है, आपके सिलेबस में ये अलग से टॉपिक नहीं दिया गया है, बट ये बेसिक सी चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये वाटर टेबल है, अब आपने पढ़ा होगा सोइल में कभी ना कभी कि इसके ऊपर एक कैपिलरी जोन होती है। कैपिलरी जोन क्या होती है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है कि बहुत ही कम डाया की एक पतली सी ट्यूब को अगर हम लिक्विड में, जैसे वाटर है अगर लिक्विड, उसमें इंसर्ट करें तो इसमें इंक्रीज होगा वाटर लेवल में, ऊपर की तरफ चढ़ेगा पानी इस ट्यूब के अंदर। सेम ये सोइल में भी होता है, क्योंकि सोइल में भी छोटे छोटे वॉइड्स हैं, तो वो वॉइड्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और वो एज ए कैपिलरी ट्यूब रिएक्ट करते हैं। तो अगर वाटर टेबल यहाँ पर है तो इसके ऊपर की कुछ सोइल होगी जो कि सैचुरेटेड होगी, इस सोइल को बोला जाता है कैपिलरी जोन। अब यहाँ पर जो भी वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कंप्रेशन में नहीं है, उन पे कोई कंप्रेसर नहीं लग रहा है, उन पे टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पे प्रेशर आ रहा है, उसके कारण वो यहाँ से एस्केप करना चाह रहे हैं, जबकि कैपिलरी वाले में ऐसा नहीं होता है। याद रखने की बात इतनी सी है कि पोर वाटर प्रेशर कैपिलरी जोन में होता है वो नेगेटिव होता है। तो शियर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कैपिलरी जोन में पोर वाटर प्रेशर भी नेगेटिव है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। सिग्मा डेस होता है सिग्मा माइनस यू, यू अगर नेगेटिव हो जाए तो सिग्मा डेस तो और बढ़ जाएगा, और ये और अच्छी बात हो जाती है, शियर स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी इस केस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है सीपेज प्रेशर। सीपेज फोर्स, इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई रिवर फ्लो हो रही है, कम डेप्थ है और आप इस रिवर में खड़े हो, आपको फील होगा कि ये वाटर के पार्टिकल्स आपको पुश कर रहे हैं अपने साथ ले जाने के लिए। राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है और काफी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इसके रिवर्स वगैरह भी फ्लो नहीं होती है। तो मैं और सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने ये भी फील नहीं किया है तो कभी आपने फील किया होगा कि बहुत तेज आंधी चल रही है और आप उसमें खड़े हो एक ही जगह पे, तो आपको फील होगा कि जो तेज हवाएं चल रही है, आंधी चल रही है, वो आपको अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। वो जो फोर्स लगता है वो एक ड्रैग फोर्स होता है कि वो खींच रहे हैं अपने साथ में ही, और यही सीपेज फोर्स होता है। सोइल है उसमें वॉइड्स है, वॉइड्स में से वाटर फ्लो हो रहा है, और जब वो वाटर फ्लो होता है तो सोइल के पार्टिकल्स पर भी वो अपनी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको बोला जाता है सीपेज फोर्स। फोर्स के कारण प्रेशर आएगा, फोर्स ही प्रेशर है टोटल एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट हो गया बस। तो इस सीपेज फोर्स के कारण जो प्रेशर आएगा उसको हम सीपेज प्रेशर बोलेंगे। अब फ्लो कब होगा, जब कोई हार्डली ग्रेडियंट होगा तो फ्लो होगा। तो ये सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो एक्ट कर रहा होगा ये आई इंटू गामा डब्ल्यू के इक्वल होता है। ये इक्वेशन हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, आप ये डायरेक्टली इक्वेशन है इसको याद रखें। आई यूनिट लेस है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट वही होगी जो स्पेसिफिक वेट की होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आई इंटू गामा डब्ल्यू, ये जो सीपेज फोर्स लग रहा है पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन बन रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सोइल प्रेजेंट है, सीपेज फोर्स सीपेज प्रेशर तो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। कहीं पर ऐसी हार्डली कंडीशंस बन रही हैं कि फ्लो की डायरेक्शन है वो ऐसी है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अगर इस तरीके से, तो उस केस में क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। अब अगर इफेक्टिव स्ट्रेस तो डाउनवर्ड वाला था, कहीं पर फ्लो हो रहा है तो मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने में इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी रिड्यूस कर रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस को। टोटल जो फोर्स ऊपर से लग रहा है कुछ पोर्शन ये बैलेंस कर रहा है, इसके कारण सॉलिड के पार्टिकल्स पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है वो कम हो रहा है। अब ऐसी भी एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा आ रहा था सिग्मा डेज, उसको ये कंप्लीटली कंपनसेट कर दे, कि जो स्ट्रेस सॉलिड के पार्टिकल्स पे खुद के वेट के कारण या सरचार्ज के कारण डाउनवर्ड लग रहा था, ये ड्रैग फोर्स उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे, कंप्लीटली बैलेंस कर दे कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्विकसैंड कंडीशन। अब काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ सोइल है या एक कंडीशन है, तो कोई स्पेशल टाइप ऑफ सोइल नहीं है, ये जस्ट एक हार्डली कंडीशंस है जहाँ पे हार्डली ग्रेडियंट आपका इतना ज्यादा बढ़ गया, उसके कारण आपका सीपेज फोर्स सीपेज प्रेशर बढ़ गया और उसने
कैंसिल कर दिया आपके इफेक्टिव स्ट्रेस को। मैंने आपको समझाया था कि इस एग्जांपल से कि जितना ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस ऊपर से जो फोर्स लग रहा है जितना ज्यादा होगा, शियर स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मिलेगी। अब यहाँ पर इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मूला होता है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या होगा, यहाँ से आपको फेलियर कराना है तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ऊपर से आपने कितना फोर्स लगाया हुआ है, जितना ज्यादा ऊपर से फोर्स लगाया हुआ है उतना ही ज्यादा हमें शियर फोर्स लगाना पड़ेगा फेलियर के लिए। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आपने पढ़ा हो सॉइल मैकेनिक्स में, तो फ्रिक्शन आपका होता है म्यू इंटू एन। नॉर्मल जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको म्यू से मल्टीप्लाई करने पे हमें शियर फोर्स मिलता है, फ्रिक्शन फोर्स मिलता है, सॉरी। तो नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, शियर फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो एक तो ये हो गया कि शियर स्ट्रेंथ इस पे डिपेंडेंट हो गई वर्टिकल स्ट्रेस पे। दूसरा होता है सी। सी क्या होता है, कोहेसन होता है। स्पेशली फाइन ग्रेन सॉइल्स में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि सेम टाइप के सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पार्टिकल था, ऊपर वाला पार्टिकल, यहाँ पर जैसे दो पार्टिकल हम कंसीडर करें, यहाँ से हम फेलियर करा रहे हैं, ये 1 वाला पार्टिकल है, ये 2 वाला पार्टिकल है। इनमें ऑटोमेटिकली एक कोहेसिव फोर्स है और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेलियर में कराने में हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो शियर स्ट्रेंथ में दो मेजर कंपोनेंट्स ये होते हैं जिनसे ये शियर स्ट्रेंथ मिलती है हमें सॉइल में। एक कोहेसन, दूसरा ये सिग्मा 10 फाई, सिग्मा यहाँ पर सिग्मा डेस 10 फाई, सिग्मा डेस यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस है। अब अगर मैं दो टाइप की सॉइल्स की बात करूं, सैंड और क्ले, सी है वो सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स में मिलेगा, फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं कोहेसिव सॉइल। तो अगर सैंड है तो मेरा सी तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, बचा सिग्मा डेस 10 फाई। अगर सिग्मा डेस 0 हो गया तो शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। इसलिए क्विक सैंड की कंडीशन होती है वो स्पेशली सैंड वगैरह में देखने को मिलती है जहां पर कोहेसन नहीं होता है। अब ये कंडीशन कब अकर होगी, इसके लिए आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें। जब भी हार्डली ग्रेडियंट g - 1/1 + e के इक्वल हो जाए, ये कंडीशन अकर हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक हिंट भी दे देती हूँ आपको याद रखने को, g आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा तो g में से -1 करेंगे, e लेस देन 1 होगा तो इसमें +1 करेंगे। और इससे आप याद रख सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इसमें, थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है और ये इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। हमने डिस्कस कर लिया कि ये कोहेसन लेस सॉइल्स होती हैं, उनमें ये देखने को मिलता है क्योंकि सी तो है ही नहीं उसमें, सिग्मा डेस भी 0 हो गया। इसी को बॉइलिंग कंडीशन भी बोला जाता है क्योंकि काफी बार क्विक सैंड कंडीशन अकर हो रही है तो देखने में ऐसा लगता है कि सॉइल के पार्टिकल्स वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये कोई टाइप ऑफ सॉइल नहीं है, ये जस्ट एक हार्डली कंडीशन है जो कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, स्पेशली सैंड टाइप की सॉइल्स में प्रेजेंट हो सकती है, देखने को मिल सकती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है पाइपिंग फेलियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डैम है, इसमें क्या होगा, हेड में डिफरेंस होगा, इधर तो बहुत ज्यादा हेड होगा और इधर है नहीं। इसके कारण इसके अंदर से सॉइल का सीपेज हो रहा होता है, वाटर का सीपेज हो रहा होगा सॉइल के अंदर से, और ये डिपेंड करेगा H/L। H हेड डिफरेंस यहाँ का और L है वो लेंथ जिसमें से पास हो रहा है। अब पाइपिंग क्या होता है कि आपका एग्जिट पॉइंट पे जो ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो सीपेज फोर्स लग रहा है, वो इतना ज्यादा है कि ये पार्टिकल्स को अपनी जगह से हटा दे। सीपेज होके अंदर से सॉइल के यहाँ से वाटर पास हो रहा है, इस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट है, तो इस पर ये अपने साथ सॉइल के पार्टिकल्स को भी रिमूव कर देता है, इरोजन करा देता है। इतने पोर्शन में से पार्टिकल्स हट गए, अब लेंथ बची है इतनी, आई की वैल्यू और बढ़ जाएगी एल घटने के कारण, और इजीली इरोजन होगा। और ऐसे करते करते ये होल जो यहाँ पे बना है, पहले ये डाउन स्ट्रीम में मूव करता जाता है, अप स्ट्रीम में मूव करता जाता है और एक पॉइंट पे आके पूरा डैम ही कोलैप्स कर जाता है। इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्यों होता है, एग्जिट ग्रेडियंट ज्यादा होने के कारण होता है। एग्जिट ग्रेडियंट क्या है, ये जो पाथ है इसके लिए हार्डली ग्रेडियंट है, वही एग्जिट ग्रेडियंट है। पिछली बार यूकेपीएससी के एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्शन क्या होगी पाइपिंग फेलियर अगर हो रहा है तो इरोजन की, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ मूव करेगा ये जो होल बन रहा है ये। तो ये हो गया पाइपिंग फेलियर के बारे में। एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, लिक्विफिकेशन एक टर्म होती है, सेम फिनोमेना क्विक सैंड कंडीशन वाली ही वहां पर है कि इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है और उसके कारण शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। लेकिन लिक्विफिकेशन में इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होने का रीजन अलग होता है, ये होता है अर्थक्वेक के कारण।
अगर कहीं पे अर्थक्वेक आया है तो उसमें शेकिंग होगी सोइल के पार्टिकल्स की, और वो शेक हो रहा है, उसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसके कारण पोर वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका सिग्मा डेस 0 हो जाता है, क्योंकि सिग्मा डेस इक्वल है सिग्मा माइनस यू के। यू बढ़ेगा तो सिग्मा डेस घटेगा और ये 0 पहुंच जाता है लिक्विफिकेशन की कंडीशन में। तो इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करना है। लिक्विफिकेशन होता है अर्थक्वेक के कारण होता है, पोर वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण होता है। क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है, हार्डली ग्रेडियंट है, वो ज्यादा होता है, उसके कारण सीपेज प्रेशर बढ़ जाता है और वो कंपनसेट कर देता है, 0 कर देता है इफेक्टिव स्ट्रेस को। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट में हम शियर स्ट्रेंथ करेंगे।